चलिए तो देखते हैं इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। डैश मुद्रा जो हुआ मुद्रा आपूर्ति का सबसे साधारण रूप कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है M1, बी नंबर M3, सी नंबर M2 और डी नंबर M4। इसमें बताना है कि सबसे साधारण रूप कौन सा है। चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर की। तो इसका सही आंसर हो गया M3। मुद्रा आपूर्ति M3 मुद्रा आपूर्ति का जो माप है वो सबसे साधारण रूप है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये M1 M3 क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मुद्रा का मापन, ये सभी मुद्रा के मापन की विधियां हैं। RBI द्वारा 1977 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुद्रा के मापन की कुछ विधियां बताई गई थी, जिसमें बाजार मुद्रा को मापने के लिए कुछ विधियां बताई गई थी जिसे हम M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है M1। M1 मुद्रा में लोगों का धन, ध्यान दीजिएगा, M1 मुद्रा में लोगों का धन, बैंक में मांग जमा तथा RBI का धन सभी को जोड़ने पर M1 मुद्रा का मान निकलता है। ध्यान दीजिएगा, M1 के लिए क्या कहा मैंने, लोगों का धन, बैंक में मांग जमा और RBI का धन, तीनों को जोड़ने पर M1 मुद्रा का मान निकलता है। जिसमें बैंक की मांग जमा का मतलब होता है बैंक में खुलने वाले सभी करेंट और सेविंग अकाउंट। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो गया M1 के बारे में हम बोल सकते हैं कि लोगों का धन जो लोगों के पास होता है, दूसरा लोगों के द्वारा बैंक में खुलाए गए सेविंग और करेंट अकाउंट, और तीसरा RBI का धन, ये सभी को मिला करके M1 मुद्रा का मापन बनता है। आ जाइए M2 को। M2 में M1 यानी कि इसके पहले जो मैंने देखा M1 के साथ अगर हम डाकघर में जमा पैसे को जोड़ते हैं, M1 के साथ अगर डाकघर में जमा पैसे को अगर हम जोड़ते हैं तो वो M2 मुद्रा का मापक निकलता है। अगर M3 की बात करते हैं तो M3 में M1 के साथ व्यवसायिक बैंकों में निवल या कह सकते हो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट कराया जाता है, M1 के साथ बैंक में कराई गई फिक्स डिपॉजिट को अगर हम जोड़ते हैं, जिसे हम व्यवसायिक बैंकों का निवल या कह सकते हो बैंक की फिक्स डिपॉजिट को M1 के साथ जोड़ते हैं तो M3 मुद्रा का माप निकलता है। अब बात करते हैं M4 अगर मुद्रा को कहते हैं तो M3 के साथ डाकघर की कुल जमा को अगर हम जोड़ते हैं तो M4 मुद्रा का मान निकलता है। इसके साथ साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी पूछा जाए तरलता या कह सकते हैं लिक्विडिटी का अनुपात, अगर हम बोल सकते हैं कि कौन सा लिक्विडिटी में सबसे आगे होता है या किसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। सबसे कम लिक्विडिटी यानी कि सबसे कम मूवमेंट जिसको कहते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो इस बात को अच्छी तरह समझ जाइएगा कि लिक्विडिटी क्या कहते हैं, यानी कि सबसे कम समय में जिसका तुरंत कैश कराया जा सके या कि उससे कोई वस्तु को तुरंत परचेज किया जा सके, उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है सबसे कम लिक्विडिटी, तो सबसे कम लिक्विडिटी होती है M4 में, उसके बाद आता है M3, उसके बाद M3 में, उसके बाद उससे ज़्यादा लिक्विडिटी M2 में होती है और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में होती है, क्योंकि M1 में लोगों के पास रखा धन को काउंट किया जाता है और जो लोगों के पास जो धन होता है वो तुरंत उसको कैश कराया जा सकता है या उससे कुछ वस्तु मांग की और पूर्ति की जा सकती है। इसलिए M1 की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है और M4 की लिक्विडिटी सबसे कम होती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर ए 63, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 47। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर ऑप्शन 63। अब देखते हैं दिमित्री मेंडलीफ के बारे में। दिमित्री मेंडलीफ
1834 दिमित्री मेंडलीफ 1834 में इनका जन्म हुआ था और देहांत हुआ था 1907 में इनका देहांत हो गया था। ये एक रूसी रसायन शास्त्री या कह सकते हैं रूसी केमिस्ट्री हो सकते, केमिस्ट के अध्यापक होंगे या केमिस्ट्री थे, रसायन शास्त्री थे। इन्हें आवर्त सारणी का जनक भी माना जाता है। दिमित्री मेंडलीफ 1834 से लेकर 1907 तक में एक रूसी रसायन शास्त्री थे और इन्हें आवर्त सारणी का जनक भी माना जाता है। मेंडलीफ के अनुसार जो कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ द मेंडलीफ थ्योरी उनका क्या था, इनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बने होते हैं, या कह सकते हो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन यानी कि पीरियोडिक फंक्शन के रूप में अरेंज रहते हैं। अब संरचना की अगर बात करते हैं तो जिस समय इन्होंने मेंडलीफ की टेबल बनाया था उस समय मात्र 63 तत्व खोजे गए थे, जिसे इन्होंने 7:8 में यानी कि 7 क्षैतिज अवस्था में और 8 ऊर्ध्वाधर रूप से इसे टेबल के रूप में सजाया था। मेंडलीफ ने सभी तत्वों को इस तरह सजाया कि उनसे यह पता चले कि किस तत्व की खोज की गई है और कौन से तत्व बीच बीच संख्या में उन्होंने खाली रखे थे, जिसमें यह पता चलता था कि उन तत्वों की खोज अभी नहीं की गई है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, उन कमियों को बाद में मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो कमियां थी उसे बाद में मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी में पूरा कर लिया गया था। मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी में उसे पूरा कर लिया गया था। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी नंबर हरिदास ठाकुर, सी नंबर ज्योतिराव फुले, डी नंबर घासीदास। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ज्योतिराव फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी और इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था। 1873 ईस्वी के महाराष्ट्र में किया गया था। इस समाज का मुख्य काम था कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता दिलाना। इसके साथ साथ 1848 ईस्वी में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में पहला बालिका विश्वविद्यालय भी खोला था। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में पहला बालिका विश्वविद्यालय भी खोला था सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले ने। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध करना, या उन्हें कह सकते हैं कि जाति प्रथा और छुआछूत को खत्म करना, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। इनकी प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी। इस गुलामगिरी को उन्होंने अमेरिका में होने वाले सिविल वार को दर्शाते हुए उन्होंने यह बुक लिखी है, जिसमें कैसे अमेरिका के जो जूनियर ग्रुप के जो लोग थे, निचले कद के जो लोग थे, या उन अमेरिका में जो लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म करने के लिए लोगों ने कैसे संघर्ष किया, उसके बारे में इन्होंने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले थे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे समाज का भी बारे में हम देख लेते हैं जिनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। भारत के सामाजिक सुधारों के द्वारा खोले गए कुछ प्रमुख समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 कोलकाता में खोला गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1873 ईस्वी में खोला गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1873 ईस्वी में मुंबई में खोला गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में मुंबई में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 मुंबई में। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में 1897 रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा बंगाल के वेस्ट बंगाल या कोलकाता पश्चिम बंगाल के बेलूर में खोला गया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर 1839
1839 में कोलकाता में, 1839 के कोलकाता में। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कोलकाता में। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। भारतीय उपमहादेश में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम था? भारतीय उपमहादेश में ज्ञात लेखक की सबसे प्रारंभिक शैली, लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी सिंधु लिपि, ऑप्शन नंबर सी पाली लिपि, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत लिपि। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी सिंधु लिपि। भारतीय उपमहादेश में लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली सिंधु लिपि को खोजा गया था, मगर इसे पढ़ा नहीं जा सका। चलिए इसके साथ देखते हैं अन्य लिपियों को भी देख लेते हैं। ये जो सिंधु लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और भारतीय उपमहादेश की सबसे प्रारंभिक लिपि है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उसके साथ ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी के रूप में माना गया है। ब्राह्मी लिपि को भारत की अधिकांश भाषा की जननी के रूप में माना जाता है। इसका प्रयोग, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मौर्य सम्राट अशोक के लेखों में हुआ था। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसके साथ साथ भारत की कुछ अन्य लिपियां भी हैं जिसे भी याद करना काफी जरूरी है। जैसे पहला नाम आता है देवनागरी लिपि। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली देवनागरी लिपि पर ही आधारित है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली ये सभी देवनागरी लिपि पर ही आधारित है। दूसरा हो गया खरोष्टी लिपि। यह प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम भाग गंधार क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि यह प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम भाग यानी कि गंधार क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रचलित लिपि थी। इसकी विशेषता थी कि यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि ब्राह्मी की तरह ही दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। आ जाइए गुरुमुखी लिपि ये पंजाब की लिपि है। पंजाबी भाषा के लिए काफी उपयोगी लिपि है, जिसकी खोज गुरु अंगद देव ने की थी। इस लिपि की खोज गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। अगला है बंगाली असमिया लिपि। यह वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में प्रचलित है। यह लिपि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम के एरिया में प्रचलित लिपि है, जिसे हम बंगाली असमिया लिपि कहते हैं। आ जाइए द्रविड़ लिपि पर। द्रविड़ लिपि दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम की शुरुआत हुई थी। द्रविड़ लिपि से साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की शुरुआत हुई है। या द्रविड़ लिपि को भी हम कह सकते हैं कि यह भी ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। ब्राह्मी लिपि से ही इसका उदय हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ब्रांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ब्रांस त्योहार हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए नंबर वर्ली और कोंकणा द्वीप, बी नंबर संथाल, सी नंबर गोंड और भील जनजाति के द्वारा, डी नंबर मुंडा जनजाति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ब्रांस त्योहार है जो वर्ली या कोंकणा के लिए, बी नंबर संथाल में, सी नंबर गोंड या भील जनजाति के द्वारा, डी नंबर मुंडा जनजाति के द्वारा। इनमें से कौन ब्रांस त्योहार मनाते हैं? देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर वर्ली और कोंकणा। ब्रांस त्योहार हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो वर्ली और कोंकणा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और त्योहार को भी देख लेते हैं। सोहराय संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता त्योहार है। उसके बाद आता है गोल गधेड़ो हिंदू त्योहार होली के समान है जो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गोल गधेड़ो हिंदू होली त्योहार है जो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। बुरु बुरु मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। काले कास केसलापुर केसलापुर जथरा केसलापुर जथरा केसलापुर जथरा गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इसके बाद बात करते हैं भगोरिया 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 महोत्सव मध्य प्रदेश भगोरिया महोत्सव मध्य प्रदेश होली के आसपास मनाए जाने वाली भील जनजाति का प्रमुख त्योहार है जो प्रेम और उत्साह के रूप में मनाया जाता है। भगोरिया महोत्सव मध्य प्रदेश में होली के आसपास मनाया जाने वाला भील जनजाति का त्योहार है जो प्रेम और उत्साह के रूप में मनाया जाता है। दूसरा हो गया बंगाल महोत्सव। बंगाल महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है जो गारो जनजातियों द्वारा सूर्य के सम्मान में फसल कटाई का त्योहार है। फिर से बंगाल महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा सूर्य देवता के सम्मान में फसल कटाई का त्योहार है। हॉर्नबिल नागालैंड में सभी नागा जनजातियों का एक साझा त्योहार और संस्कृति का दर्शन कराता है। हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का त्योहार है जो इसे नागा लोग जनजातियों के लोग मनाते हैं। नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है जो फसल के स्वागत करने के लिए के रूप में मनाया जाता है। नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है जो फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। नागोवा नागोवा जातरा तेलंगाना में गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। नागोवा जातरा तेलंगाना में गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। सरहुल झारखंड में उरांव मुंडा और हो जनजाति के द्वारा बसंत ऋतु का त्योहार है। सरहुल झारखंड के हो मुंडा और उरांव जनजातियों के द्वारा बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन है रंगास्वामी खेल का संबंध हॉकी से है। रंगास्वामी खेल का संबंध हॉकी खेल से है। इस क्वेश्चन में और भी संबंधित खेल तथा कुछ अन्य ट्रॉफियों या उससे संबंधित कुछ शब्द को अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एसेज। क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां या खेल रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एसेज ट्रॉफी, एसेज कप, ये चार संबंधित है क्रिकेट से। फुटबॉल से डूरंडो कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप और जूल्स रिमेट ट्रॉफी। फिर से देख लेते हैं। फुटबॉल से डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफी। हॉकी से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी। पहला आ जाता है रंगास्वामी कप, दूसरा हो गया आगा खा कप, तीसरा हो गया बेटन कप, उसके बाद हो गया सुल्तान अजलान शाह कप या ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। बैडमिंटन से देखते हैं सुधीरमन कप, थॉमस कप जो पुरुषों के लिए खेला जाता है, बैडमिंटन से थॉमस कप जो पुरुषों के लिए है, और उबर कप जो फीमेल के लिए खेला जाता है। बैडमिंटन से सुधीराम कप, थॉमस कप जो पुरुषों के लिए है मेल के लिए, और उबेर कप फीमेल के लिए। टेनिस में देखते हैं डेविस कप, उसके बाद विल्विल्डन कप ट्रॉफी, उसके बाद हो गया फ्रेंच ट्रॉफी, उसके बाद हो गया यूएस ओपन ट्रॉफी। गोल्फ से इंपॉर्टेंट राइडर कप, शतरंज के लिए नायडू ट्रॉफी होता है, और रग्बी के लिए
वेब एलिस ट्रॉफी, रग्बी के लिए वेब एलिस ट्रॉफी, ये कुछ प्रमुख खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी था जिसे भी याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है m/n इक्वल टू 9:6 है। m/n का यानी कि m/n का वैल्यू 9:6 है। तो m+n और m-n का क्या मान होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट m का वैल्यू 9 और n का वैल्यू 6 पुट कर देते हैं। m का वैल्यू 9 और n का वैल्यू 6 पुट कर देते हैं। तो m+n दोनों को जोड़ते हैं तो 9 + 6 15 और घटाते हैं तो 3। अगर रेशियो को डिवाइड करते हैं तो ये कटता है 5:1 के रेशियो में, ये कट गया 5:1 के रेशियो में। इस तरह सही आंसर हो गया 7 का डी नंबर, 5:1। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 6.3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का। चलिए आई होप इसने इतने देर में आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। सबसे पहले देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। 3πr²। 3 × 22/7 × 6.3 × 6.3, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 3 × 22 इंटू दोनों को अगर आगे वाले को अगर हम करते हैं तो 567। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 374.22। 374.22, ये इस प्रकार का सही आंसर हो गया हमारा बी नंबर 374.2। 374.2। 374.2 सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर 374.2। इसी क्वेश्चन को अगर हम डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं, अगर ये ऑप्शन हमारे पास पूरा दिया हुआ नहीं था, अगर ये पूरा ऑप्शन हमें दिया हुआ रहता तो इसे डिजिटल सम से काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। एक बार हम डिजिटल सम मेथड भी चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते थे क्योंकि इसमें लास्ट के 2 वर्ड को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर पूरा आंसर अगर हम मान के रखते हैं तो इस तरह से हम डिजिटल सम लगा सकते थे। चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। 374.22, मान लीजिए कि हमारा पूरा आंसर है 374.22। तो इस क्वेश्चन के लिए हम डिजिटल सम कुछ इस तरह से लगाते हैं। सिक्स पॉइंट थ्री इंटू 6.3। देखिए 6.3 को अगर करते हैं डिजिटल सम में करते हैं तो इसका डिजिटल सम 9 आ जाता है। तो 9 से अगर किसी भी वर्ड को गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम ही हमेशा 9 ही होगा। और अगर ऑप्शन से अगर हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पर 1 और 2 सही ऑप्शन था। अगर सही आंसर की बात करते हैं तो 1 और 2 रहेगा, तो इसका भी डिजिटल सम देखिए 9 ही होता है। 7 + 3 + 4 + 2 and 2, अगर सबको जोड़ते हैं तो इसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा। इस तरह से हम अलग कर सकते हैं कि डिजिटल सम से हमारा आंसर तुरंत निकाला जा सकता था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। है 6 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की उधार क्या होगी। तो हमें साधारण ब्याज याद करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रिक सम यूज करते हैं। SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है RT। रेट और टाइम। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है 3000, राशि दिया गया है 3000 यानी कि कह सकते हैं कि 1 का मान 100 का मान 3000, तो 1 का मान 30 और हमें RT करना है। RT से हम गुना करेंगे तो
30 इंटू 6 इंटू 7, RT से 6 इंटू 7। अगर कुल आंसर की अगर बात करते हैं तो 1260 रुपये, 1260 रुपये, 1260 रुपये हमारा सही आंसर हो गया, 1260 रुपये। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसी क्वेश्चन को मेथड से अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसका सिंपल सा मेथड हो जाता है PRT/100, PRT/100। अगर इसे मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका यही फॉर्मूला होता है PRT/100, 3000 × 6 × 7/100। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर होगा 1260। लेकिन चूंकि ये एडवांस मैथ है, आपको पढ़ना है कम समय में बनाने के लिए, तो आपको ट्रिक ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज डैश में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज डैश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बम्बई, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 की हुई थी। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी और इसकी स्थापना के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसके साथ साथ ब्रिटिश समय में अन्य ऐसे चीज, अन्य कॉलेज वगैरह, अन्य इंस्टीट्यूट जिसे ब्रिटिश के समय खोला गया था, उसे भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी और उस समय वारेन हेस्टिंग के समय इसे इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरे डिटेल से देखने का जरूरत नहीं है, बस आपसे उम्मीद है कि एक बार इस वीडियो को चला करके आप हेडफोन लगाइए और ध्यान से बस इसे सुनते रहिए। जितनी अच्छी तरह से आप इसे सुनेंगे उतना अच्छी तरह से इसे याद होगा। पहला दिया हुआ है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 वारेन हेस्टिंग के समय की गई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, जोनाथन डक्कन, जोनाथन डक्कन। उसके बाद हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता 1817 में, 1817 में, प्रेसिडेंसी कॉलेज 1817 में, प्रेसिडेंसी कॉलेज 1817 में। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1837, 1837 में, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1837, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1837। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में की गई थी। बनारस हिंदू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916, इसकी स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ब्रिटिश काल में कुछ प्रमुख फोर्ट भी बनाए गए थे, जैसे उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता, मुंबई और मदरसा में खोले गए थे। उच्च न्यायालय 1862, उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता, मुंबई और मदरसा में खोले गए थे। प्रमुख फोर्ट में फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो 1644 में चेन्नई में खोला गया था। चेन्नई का पहला फोर्ट 1644, 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई का पहला फोर्ट था। उसके बाद आता है महिमा फोर्ट, महिमा फोर्ट 1669 में, महिमा फोर्ट 1669 में मुंबई में खोला गया। उसके बाद आ गया थलसेरी फोर्ट, थलसेरी फोर्ट जिसे 1683 में, थलसेरी फोर्ट 1683 में खोला गया और उस समय केरल में के कन्नूर जिले में खोला गया था। यलसरी पोर्ट 1683 में केरल के कन्नूर जिले में खोला गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध किला ए कुहाना, प्रसिद्ध किला ए कुहाना
का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रसिद्ध किला ए कोहना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, बी नंबर अकबर, सी नंबर शेर शाह सूरी, डी नंबर अलाउद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर शेर शाह। शेर शाह, प्रसिद्ध किला ए कोहना का निर्माण शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। इसके साथ कुछ अन्य इम्पोर्टेंट निर्माण या स्ट्रक्चर को भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले नाम आता है बाबर, 1526 से लेकर 1530 तक 4 वर्षों का कार्यकाल। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक 4 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बाबर का मकबरा काबुल में बना, बाबर का मकबरा काबुल में बना। दूसरा काबुली बाग मस्जिद, जो पानीपत में, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, और जो फर्स्ट पानीपत की जीत की लड़ाई में की खुशी में बाबर ने बनवाया था काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। उसके बाद देखते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल है वो 1530 से लेकर के 1556 तक है। बीच में वो फिर बीच में छोड़ भी दिए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना कार्यकाल फिर संभाला। तो 1530 से लेकर 1556 तक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, जो पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, जिसे पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। दूसरा हो गया भारत का पहला 4 बाग शैली का मकबरा। भारत का पहला 4 बाग शैली का मकबरा हुमायूं की द्वारा बनवाया गया था। दीन पना महल, दीन पना शहर को हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। दीन पना शहर को हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं अकबर। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक है। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बनाया गया है। सिकंदरा आगरा में बनाया गया है। स्मारक की अगर बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। अकबर के द्वारा बनाए गए थे। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। आगरा का किला लाल पत्थर से बना हुआ है, जिसे अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी से में बनाया गया है। जामा मस्जिद अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। उसका आ जाता है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक 1627 तक है। इन्होंने जहांगीर का मकबरा सबसे पहले देखते हैं। जहांगीर के मकबरे को लाहौर में बनाया गया है। उसके बाद शालीमार बाग श्रीनगर में जिसे जहांगीर ने बनवाया था। शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 तक है। इसने ताजमहल बनाया आगरा में, और आप सभी को ताजमहल के बारे में पता होगा। ताजमहल बनाया आगरा में। उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में, और लाल किला दिल्ली में लाल किला, ये कुछ इंपॉर्टेंट शाहजहां ने बनवाए थे। लास्ट हो गया औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का मकबरा खलदाबाद में बनाया हुआ है। इसने साथ ही साथ मोती मस्जिद भी बनाया। जो लाल किला दिल्ली में बना हुआ है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में अपनी बेगम दिलरास बानो की याद में इसने बीबी का मकबरा बनाया औरंगाबाद में, और जिसे दक्षिण का ताज भी कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल फ्रांस से लिया गया है। डी नंबर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका गलत ऑप्शन हो गया राष्ट्रपति का कार्य फ्रांस से लिया गया। ये बात गलत है। चलो पहले देखते हैं कौन कौन सी चीजें कहाँ से ली गई थी। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से, सही बात है, जापान से ली गई है।
कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता लिए गए हैं। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा, केंद्र और राज्य के बीच का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद दोनों के सदनों की संयुक्त बैठक और सहकारी संबंध और प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से काफी इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची की अवधारणा, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और सहकारी संबंध और प्रस्तावना की भाषा, सरकारी संबंध और प्रस्तावना की भाषा, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था? उपमहाद्वीपीय साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन, गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या सातवाहन साम्राज्य। इसका सही ऑप्शन हो गया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य में से कौन सा था? तो प्रथम उपद्वीपीय की अगर बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य। इसकी जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। यह साम्राज्य करीब 321 से लेकर के 321 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक चला, 185 ईस्वी पूर्व चला, 321 से लेकर के 385 ईस्वी पूर्व तक चला। इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रमुख नाम भी याद कर लेते हैं, जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के महापद्म नंद, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कन्नव वंश के वासुदेव, सातवाहन के सिमुक, कुषाण के कुजूल कटपिसस, पांडे का नोडियन, पांडे वंश के संस्थापक नोडियन है, और चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रासायनिक सूत्र C2H6 वाला अणु एक डैश अणु है। रासायनिक सूत्र C2H6 वाला अणु एक डैश अणु है। बताना है कि यह किस ग्रुप में आता है जो। चलिए देखते हैं C2H6। ऑप्शन दिया गया A नंबर प्रोपेन, B नंबर मीथेन, C नंबर ब्यूटेन, D नंबर एथेन। तो पहले देखते हैं सही आंसर इसका सही आंसर हो गया D नंबर एथेन, C2H6। C2H6 एक एथेन ग्रुप में आता है, जिसमें कार्बन के दो अणु होते हैं, पहले C2H6 का फॉर्मूला देख लेते हैं कि एथेन ग्रुप, इसमें एथेन में क्या होता है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, 2n+2। ये जो पूरा ग्रुप होता है ये एल्केन ग्रुप का है, ये एल्केन फैमिली के ग्रुप में आता है, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें कार्बन के एक अणु को हम मीथेन कहते हैं, कार्बन के दो अणु को हम एथेन, 3 पर प्रोपेन, 4 पर ब्यूटेन, 5 पर पेंटेन, 6 पर हेक्सेन, 7 पर हेप्टेन, 8 पर ऑक्टेन, 9 पर नॉनेन, 10 पर डेकेन। ये सभी कार्बन के एल्केन ग्रुप में आते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हो गया उसमें वो देख लेते हैं हम। एक अलग ग्रुप आता है जिसमें डबल बॉन्ड से कहलाता है, जो एक डबल बॉन्ड कहलाता है, और डबल बॉन्ड में एल्कीन ग्रुप आता है, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। यह कार्बन के डबल बॉन्ड वाले एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला है, जिसमें कार्बन के एक अणु के साथ फॉर्मूला दिया गया है, कार्बन के एक अणु यानी कि कार्बन
H2N। इसके बाद एक और N ग्रुप आता है जिसे हम एल्काइन ग्रुप के नाम से जानते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और ये कार्बन के एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला है। फिर से देख लेते हैं, कार्बन के एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर में, एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर में CnH2n+2। कार्बन के एल्कीन फैमिली मेंबर की बात करते हैं तो ये डबल बॉन्ड होता है और इसमें CnH2n इसका फॉर्मूला होता है। और कार्बन के एल्काइन ग्रुप में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर जॉन मथाई, बी नंबर राजकुमारी अमृता कौर, सी नंबर भीमराव अंबेडकर, डी नंबर जगजीवन राम। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके साथ साथ कुछ अन्य नाम भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। जैसे पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, जो भारत के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के कार्यभार पर बैठे थे। जो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री थे। जो गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन विभाग के मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। और वी.एन. गडगिल कार्य और खान ऊर्जा मंत्री थे। वी.आर. गडगिल थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः चक्रण के लिए कौन सी कोशिका संरचना उत्तरदायी होती है? कोशिकीय घटकों और तथा अणुओं के भंजन और पुनः चक्रण के लिए कौन सी कोशिका संरचना उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोकॉन्ड्रिया। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम को पहले अगर देख लेते हैं अच्छी तरह से तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम का दूसरा नाम आत्महत्या की थैली या गार्बेज यूनिट भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या गार्बेज यूनिट भी कहा जाता है। इसकी खोज 1950 में क्रिश्चियन डी डूबे के द्वारा की गई थी। प्रमुख अगर एंजाइम की बात करते हैं तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की खोज थी जो वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी। 1831 रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में न्यूक्लियस की खोज की गई थी। इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आरएनए और राइबोसोम से बनता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आरएनए और राइबोसोम से बनता है और जो इसकी खोज सबसे पहले फोर्टान
फोंटाना ने की थी, जिसकी खोज सबसे पहले फोंटाना ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए के अध्ययन को हम क्रायोलॉजी कहते हैं, और डीएनए के अध्ययन, न्यूक्लियस के अध्ययन को हम क्रायोलॉजी कहते हैं। न्यूक्लियस के अध्ययन को हम क्रायोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम की बात। राइबोसोम को कोशिका की मशीनरी कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की मशीनरी कहा जाता है। जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलाडे 1953 जॉर्ज पैलाडे ने जंतु कोशिका में तथा पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलाडे और पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना कहलाता है। इस राइबोसोम का प्रमुख काम प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, जिसे हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, या उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। राइबोसोम का प्रमुख काम प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, और उस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम राइबोसोम को ही कहते हैं। अब देखते हैं मैक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और मैक्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वॉन ने की थी। जो 1857 में छोटे छोटे कीटों के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अल्बर्ट वॉन ने की थी। रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 यानी कि 1890 में रिचर्ड अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। माइक्रोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। और माइक्रोकॉन्ड्रिया को कार्ल बेंडा 1898 में माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। उस सेल को माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की नीफे परत डैश में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए मेंटल, ऑप्शन नंबर बी भूपट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी कोर यानी कि क्रोड, ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो नीफे मुख्य रूप से पृथ्वी के क्रोड परत में पाया जाता है, या जिसे हम कोर बोलते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक संरचना में क्रोड में या कोर में नीफे पाया जाता है। नीफे का फुल फॉर्म निकेल तथा आयरन होता है। अब इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी संरचना को हम क्रस्ट कहते हैं। जिसमें सियाल पाया जाता है। और सियाल में SI का मतलब सिलिका तथा AL का मतलब एल्युमिनियम होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में सियाल पाया जाता है, और जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम पाए जाते हैं। अगर घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है, अर्थ क्रस्ट होता है, वो सबसे कम घनत्व होता है। उसका घनत्व सबसे कम होता है, और यह मुख्यतः ग्रेनाइट पत्थरों का बना होता है। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थरों का बना होता है। दूसरा हो गया मेंटल। दूसरा पार्ट हो गया पृथ्वी के उसके ऊपरी परत के नीचे का परत को हम मेंटल बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे के परत को हम मेंटल बोलते हैं। मेंटल के ऊपरी हिस्से में और क्रस्ट के महासागरीय तल में हमें सीमा पाया जाता है। सीमा जिसमें से सीमा में SI सिलिका और MA से मैग्नीशियम होता है। और ये मेंटल के ऊपरी परत में और महासागरीय क्रस्ट के
सबसे निचली परत में पाया जाता है। उसके बाद हो गया नीफे, उसके बाद हो गया नीफे। नीफे में एन का मतलब निकेल और एफ का मतलब आयरन होता है और ये कोर में पाया जाता है और ये सबसे नीचे कोर के में पाया जाता है। ये हो गया नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। अब अगर प्रश्न को थोड़ा सा हार्ड करते हैं या कुछ अच्छे लेवल में अगर कोई लेकर जाना चाहेगा तो प्रश्न को कहाँ से पूछा जा सकता है, तो हम पहले 3 परत को बना के देखते हैं। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस सेट को देख रहे हैं तो यह तो जरूरी है कि आप इसके पहले में कुछ आपको इसकी नॉलेज पहले से हो, तभी आप सेट बना रहे हैं। तो हम भी उसी तरह से उसी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम शॉर्टकट मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बीच के परत को, क्रस्ट के बीच के परत को कोनराड कहा जाता है। क्रस्ट के बीच के परत को हम कोनराड कहते हैं। मेंटल के बीच के परत को हम रेपेटी कहते हैं। मेंटल के बीच के परत को हम रेपेटी कहते हैं तथा कोर के बीच के परत को हम लेहमैन कहते हैं। अब इसका मतलब यह क्या हुआ कि बाहरी क्रस्ट और अंदरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट के बीच के परत को हम कोनराड कहेंगे। बाहरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के परत को हम रेपेटी कहते हैं। ऊपरी कोर, बाहरी कोर और बीच के कोर को के बीच के पार्ट को हम लेहमैन कहते हैं। तो जिस तरह क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच का ही पार्ट होता है, उसी तरह से क्रस्ट और मेंटल के बीच का पार्ट होता है। क्रस्ट और मेंटल के भी बीच में एक पार्ट होता है जिसे हम मोहो के नाम से जानते हैं और मेंटल और कोर के बीच के पार्ट को हम गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए, क्रस्ट और मेंटल के बीच के पार्ट को हम मोहे कहते हैं और मेंटल और कोर के बीच के पार्ट को हम गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, वह स्कोर जब कोई खिलाड़ी खेल में पहला पॉइंट जीत जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसी खेल में उच्चतम संभव स्कोर होते हैं। किसी खेल में उच्चतम संभव स्कोर होते हैं। सी नंबर, वह स्कोर जब खेल टाई हो जाता है। वह स्कोर जब खेल टाई हो जाता है। डी नंबर, वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य हो जाते हैं। किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य हो जाते हैं तो उसे हम, चलिए ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सही इसका ऑप्शन हो गया, इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, वह स्कोर जो किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य हो जाते हैं। वह स्कोर जो किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य हो जाते हैं उसे हम लव कहते हैं। इसके साथ साथ टेनिस में कुछ अन्य वर्ड भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला देखता है लव, इसमें स्कोर 0 से शुरुआत होती है। लव यानी कि स्कोर 0 से शुरुआत होती है। उसके बाद 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक में अलग अलग बांटा जाता है, जिसमें एक का अंक होता है 15 अंक नंबर, 2 अंक का अर्थ होता है 30 और 3 अंक का होता है 40। इसके साथ हॉकी में कुछ अन्य वर्ड भी हैं जो उन्हें भी जानना काफ़ी जरूरी है। तो सबसे पहला वर्ड होता है ड्यूस। ड्यूस, दोनों खिलाड़ी का स्कोर जब 40-40 पर टाई हो जाता है, दोनों खिलाड़ी का स्कोर जब 40-40 अंकों पर टाई हो जाता है तो उसे हम ड्यूस कहते हैं। ड्यूस में टाई होने के बाद उन्हें खेलने का एक अलग मौका मिलता है, फिर से मौका दिया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट आता है एस। यह एक ऐसी सर्विस है जिसे विपक्षी खिलाड़ी छू भी नहीं सकता है। एस एक ऐसी सर्विस है जिसे विपक्षी खिलाड़ी छू भी नहीं सकता है। फॉरहेड में हथेली को सामने की ओर रखकर लगाया गया शॉट। फॉरहेड में हथेली को सामने की ओर रखकर लगाया गया शॉट। बैकहेड में हथेली को पीछे की ओर लगाकर रखा गया शॉट। हथेली को पीछे की ओर लगाकर रखा गया शॉट बैक हैंड कहलाता है और आगे की ओर रख करके लगाया गया शॉट फॉर हैंड कहलाता है। आ जाइए स्मैश पर, सिर के ऊपर से पूरी ताकत के साथ लगाया गया शॉट।
सिर के ऊपर से पूरी ताकत के साथ लगाया गया शॉट को हम स्मैश कहते हैं। बेस लाइन में कोर्ट के पीछे की ओर अंतिम रेखा होती है। बेस लाइन कोर्ट के पीछे की ओर एक अंतिम रेखा होती है। और टाइम लाइन कोर्ट के किनारे की वे रेखाएं जो डल्बस मैच के दौरान कोर्ट की चौड़ाई बढ़ा देती है। डल्बस मैच के दौरान कोर्ट के किनारे की रेखा की वह लंबाई जो डगलस मैच के दौरान कोर्ट की चौड़ाई बढ़ा देती है उसे हम टर्म लाइन कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में आयोग विधेयक का उल्लेख है? राज्य विधानमंडल में आयोग और विधेयक का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए 209 में, ऑप्शन नंबर बी 204 में, ऑप्शन नंबर सी 216 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 213 में। चलिए ऑप्शन की अगर बात करते हैं, सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 204। आर्टिकल 204 में किसी राज्य विधानमंडल के विधेयकों का उल्लेख नहीं है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 209 राज्य विधानमंडल में वित्तीय मामलों और विधि द्वारा कैसे विनियमित करना चाहिए, इसका उल्लेख 2009 में है। राज्य विधानमंडल को वित्तीय मामलों में को विधि द्वारा कैसे विनियमित करना चाहिए इसका उल्लेख है आर्टिकल 204 में। आर्टिकल 204 में राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक से संबंधित है। राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 217 आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश देने की शक्ति का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी। भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1948। भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1948 को की गई थी। यह खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय खान ब्यूरो ये खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ माइनिंग का जो मुख्यालय है, भारतीय खान ब्यूरो यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ माइनिंग का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है।